वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स इन एटमॉस्फेयर, या मैं ये कह सकता हूँ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट्स। देखो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो रहता है ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, और इस एटमॉस्फेयर में जो मेजर ऑक्सीडेंट रहता है वो रहता है ऑक्सीजन यानी O2 जो 21% रहता है, और ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स रहते हैं जो एज ऑक्सीडेंट काम करते हैं, और कुछ ऑक्सी रेडिकल्स भी रहते हैं जो एज ऑक्सीडेंट्स वर्क करते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन इनके अलावा भी स्पीशीज़ हैं जो ऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे क्लोरीन है। लेकिन ये जो रिएक्शंस है दीज आर लाइट डिपेंडेंट, या मैं बोल सकता हूँ कि इनका नेचर जो रहता है, इन ऑक्सीडेंट्स की रिएक्शंस का नेचर, इनका फॉर्मेशन या इनकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो लाइट डिपेंडेंट रहती है, या मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर फोटोकेमिकल इन नेचर। और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं दीज आर साइक्लिक इन नेचर। अब जो ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, या मैं बोलूँगा कि ऑक्सीजन बेस्ड रेडिकल्स हैं जो एज ऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, वो कौन से हैं ये हम पहले देखेंगे। देखो, इनमें सबसे पहले आता है ओजोन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद में हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है। इसी तरह से हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल है, या NO3 रेडिकल है, या SO4 नेगेटिव रेडिकल है, या ऑर्गेनिक पेरोक्सी रेडिकल्स भी एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडेंट्स इन एटमॉस्फेयर। अब इन रेडिकल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सिल रेडिकल, इसकी फॉर्मेशन और इसकी रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। देखो, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं डायरेक्टली वो होती है ओजोन के थ्रू। अब हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है ये भी ओजोन की वजह से ये बनता है, या ये फोटो डिसोसिएशन, या मैं बोल सकता हूँ कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से भी ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ज़्यादातर ओजोन की वजह से ही बनता है ये। देखो, ओजोन जब लाइट की वजह से डिसोसिएट हो जाता है तो वो बनाता है O2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रेडिकल, और ये ऑक्सीजन रेडिकल एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स प्राइमरी डे टाइम ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स उस वक्त ज़्यादा रहते हैं जब एयर में, या मैं बोल सकता हूँ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स भी ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन या हाइड्रोजन या NO2 H2S और डाइमिथाइल सल्फाइड और अमोनिया एटस्ट्रा को, इन सब को ये ऑक्सीडाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे इस हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ में, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल कार्बन मोनोऑक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे फॉर्म होता है साथ में ही हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल। तो हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल खुद भी एक ऑक्सीडेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करता है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है स्पीशीज़ को। या अगर हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ में सपोज मीथेन कोलाइड करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो वहाँ पे CH3O2 कंपाउंड बनता है प्लस H2O बन जाता है। इसी तरह से ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HCFCs या HFCs को भी ऑक्सीडाइज करता है। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो रहता है ये डिफाइन करता है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी कितनी है, या इसकी एबिलिटी कितनी है टू कंट्रोल द लेवल्स ऑफ स्पीशीज दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, या एसिड रेन कितनी होगी, या इस एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल स्मोक कितना होगा। तो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स पे। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है, या मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एटमॉस्फेयर में। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी के बारे में हमें बताता, या ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को डिफाइन करता है।
या उस एटमॉस्फेयर में कितना एसिड रेन होगा या फोटोकेमिकल स्मोग होगा, या उसमें कितने ग्लोबल वार्मिंग जो स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है वो स्पीशीज़ कितने लेवल में है, या उस लेवल को कितना कंट्रोल किया जा सकता है इस एटमॉस्फेयर में, वो सब डिफाइन होता है इसकी कंसंट्रेशन पे, यानी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है वो। हमने ये देखा कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल कार्बन मोनोऑक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको ऑक्सीडाइज करता है, और इसके साथ में ही यहाँ पे हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल भी बन जाता है या पेरोक्सिल रेडिकल भी बन जाता है। अब ये हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी जब भी इस पर सनलाइट पड़ती है या UV रेज पड़ती हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। वैसे भी ये सनलाइट से इजीली डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन्स वापस रीजनरेट हो जाती हैं। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन्स जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ में ये फॉर्मल्डिहाइड को भी इसके साथ में भी रिएक्ट कर सकता है और इसमें फॉर्माइल रेडिकल बन सकता है प्लस वाटर, या इथेलिन के साथ में भी ये रिएक्ट कर सकता है और एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल बना सकता है। इसी तरह से अगर ये NO के साथ में यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में कोलाइड कर जाए ये हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये NO को HNO2 यानी नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में आता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है NO3 रेडिकल। अब ये जो NO3 रेडिकल है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, जिस तरह हाइड्रोक्सिल आयन हाईली रिएक्टिव स्पीशी है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन ट्रोपोस्फीयर एज वेल एज स्ट्रेटोस्फीयर। मैं NO3 रेडिकल की बात कर रहा हूँ, तो ये ट्रोपोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर दोनों जगहों पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो NO2 जब भी ओजोन के साथ में कोलाइड कर देता है या ये O रेडिकल ऑक्सीजन एटम जो रेडिकल रहता है उसके साथ में कोलाइड कर देता है, तो ये बनाता है NO3 और यहाँ पे ये ओजोन से O2 बाहर निकल जाता है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है NO3 रेडिकल की कंसंट्रेशन, ये दिन में कम रहती है लेकिन रात में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये नाइट ऑक्सीडेंट है, ये नाइट के दौरान ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है क्योंकि वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात, ये इजीली फोटोलाइज हो सकता है, यानी लाइट की वजह से ये इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जब भी इस पे लाइट पड़ जाती है NO3 रेडिकल पे तो ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 प्लस ऑक्सीजन रेडिकल में, या इस पे अगर लाइट पड़ जाए तो ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल प्लस O2 स्पीशी में यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैंने पहले भी कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है ड्यूरिंग नाइट, जबकि डे टाइम में इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करने के लिए ओजोन और लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो NO3 रेडिकल है फॉर्मेशन के बाद में ये प्रोड्यूस कर सकता है ऑक्सीजन रेडिकल या NO रेडिकल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में ये NO2 के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है। देखो NO3 अगर NO2 के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये इसको N2O5 में कन्वर्ट कर सकता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है इस NO2 को, और ये NO2 जो N2O5 में कन्वर्ट हुआ ये अगर वाटर के साथ में यानी मॉइस्चर के साथ में मिल जाए एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे HNO3 बन जाता है। तो इसका मतलब ये एसिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ कर देता है, या मैं बोल सकता हूँ एसिड रेन फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ये हेल्प करता है, इसकी वजह से एसिड रेन फॉर्म होती है। इन रेडिकल्स के अलावा जो ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, या मैं बोल सकता हूँ ऑक्साइड कंपाउंड रेडिकल्स, इनके अलावा और भी रेडिकल्स हैं, लेकिन ये जो हमने दो रेडिकल्स यहाँ पे डिस्कस की ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेडिकल्स हैं। इनके अलावा और भी एक ऑक्साइड रेडिकल है जो बनता है
सल्फर से, यानी सल्फर का ऑक्साइड। इस सल्फर के ऑक्साइड रेडिकल को हम कहते हैं सल्फेट आयन रेडिकल। और सल्फेट आयन रेडिकल से और एक रेडिकल बनता है, उसे हम कहते हैं परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन रेडिकल, यानी SO4 नेगेटिव और SO5 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव मीन्स सल्फेट आयन रेडिकल और SO5 मीन्स परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन रेडिकल। अब SO4 रेडिकल जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन SO5, यानी जो परऑक्सी यहाँ पे स्पीशी है इससे भी स्ट्रॉन्ग ये है, इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड विया ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 डिजॉल्व इन वाटर, यानी SO2 जो वाटर में डिजॉल्व रहता है या मॉइस्चर में डिजॉल्व रहता है, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो वहाँ पे ये सल्फेट आयन रेडिकल बन जाता है। लेकिन पानी में यानी मॉइस्चर में ये डायरेक्ट सल्फेट आयन रेडिकल के फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि ये इस फॉर्म में रहता है HSO3 नेगेटिव या ऑब्लिक SO3 नेगेटिव, इसका मिक्सचर। और इसको हम कहते हैं, इस मिक्सचर को हम जनरली सल्फर 4 कहते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ जो सल्फेट आयन रेडिकल है इसको हम सल्फर 4 आयन भी कह सकते हैं या सल्फर 4 भी कह सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो ये तो मैंने आपको बताया कि जब भी SO2 का ऑक्सीडेशन होता है इन वाटर, यानी जब ये डिजॉल्व होता है इन वाटर, तो SO4 रेडिकल बनता है। और SO4 रेडिकल किस फॉर्म में रहता है, HSO3 नेगेटिव और SO3 नेगेटिव के फॉर्म में। अब ये जो स्पीशीज़ है अगर इनका रिएक्शन किसी Mn पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव आयन के साथ में हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है SO3 नेगेटिव में। और SO3 नेगेटिव जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है SO5 नेगेटिव, यानी परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन रेडिकल बना देता है। तो इसका मतलब ये सल्फेट आयन रेडिकल से परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन बन जाता है। और अगर ये परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन SO3 नेगेटिव के साथ में, यानी ये जो है इसके साथ में रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव या SO4 नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं। तो ये दोनों जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, या मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन सल्फेट आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन परऑक्सी मोनोसल्फेट आयन। अब आती है बारी ओजोन की। ओजोन जो ये स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहती है, जबकि ट्रोपोस्फीयर में बहुत कम। और स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर रहता है ओजोन लेयर, जो बनता है ऑक्सीजन से। देखो ऑक्सीजन पे जब भी लाइट पड़ता है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। लेकिन ओजोन जो है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए वापस डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में इसका फॉर्मेशन भी उतना ही फास्ट होता है जितना फास्ट ये कंज्यूम हो जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे एक तरह का इक्विलिब्रियम होता है इसकी फॉर्मेशन और इसकी डिकम्पोजिशन में, इसलिए इसकी ज़्यादा डिप्लीशन वहाँ पे नहीं होती, इसलिए वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ये मतलब कम नहीं होती है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। अब ओजोन जो है ये ओजोन जो भी स्पीशीज़ रहती है एटमॉस्फेयर में उन सब को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूँगा NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, NO2 बना देता है इसको, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इस तरह से NO2 के साथ में अगर ओजोन रिएक्ट कर जाए तो NO3 रेडिकल बन जाता है। इस तरह से ओजोन ब्रेक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बनाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन रेडिकल। और ये ऑक्सीजन रेडिकल अगर मॉइस्चर के साथ में या पानी के साथ में टकराए या कोलाइड कर जाए तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन्स बन जाती हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेंट्स रहते हैं, ऑक्साइड बेस ऑक्सीडेंट्स या रेडिकल्स, वो भी ओजोन के थ्रू ही बनते हैं। तो ओजोन एक सपोर्ट देता है, या मैं बोल सकता हूँ इनका मास्टर है, या मैं बोल सकता है फादर ऑफ ऑल दीज ऑक्सीडेंट्स इन एटमॉस्फेयर। और इसके बाद में और एक ऑक्सीडेंट है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्लो रिएक्शन करता है और एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दिखाता, सिर्फ
ओजोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ये एटमॉस्फेयर में यूजुअली नहीं करता। अब ये मैं बोल सकता हूँ अपर एटमॉस्फेयर की बात, लेकिन ग्राउंड के नज़दीक जो प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, उनमें मेन ऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीजन ही है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे फ्यूल बर्न होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेंट है। इस तरह से कहीं पे फायर लग जाता है, फायर, तो वहाँ पे ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन ही है। या कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, या मेटल्स की ऑक्सीडेशन कर देता है, नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन कर देता है। हालांकि ये वाली जो ऑक्सीडेशन है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, ये रस्टिंग या ऑक्सीडेशन स्लो रहती है, लेकिन होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से। चाहे आयरन का ऑक्सीडेशन हो टू Fe2O3, या एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो टू Al2O3, या फिर सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन हो, ये सब ऑक्सीडेशन जो भी होती है, या बर्निंग जो होती है फ्यूल्स की, ये भी ऑक्सीडेशन है। दीज ऑक्सीडेशंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस O2, यानी इनमें जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट वो है O2। तो O2 एक अबेंडेंट ऑक्सीडेंट है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसकी रिएक्शन स्लो है। सिर्फ अगर एनर्जी प्रॉपर मिल जाए, जैसे हीट मिलती है, या फायर जब कहीं पे लग जाए, आग जब कहीं पे लग जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। अब इसके बाद में आता है और एक ऑक्सीडेंट जो ऑक्साइड बेस नहीं है, जिसका ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्सीजन की किसी के स्पीशीज के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ये ऑक्साइड कंपाउंड नहीं है, ये ऑक्साइड फ्री कंपाउंड है जो एज ऑक्सीडेंट काम कर सकता है। क्लोरीन पे जब लाइट पड़ती है, रेज पड़ती है, तो ये इसकी होमोलिसिस हो जाती है और ये बनाता है क्लोरीन रेडिकल्स। और ये जो रेडिकल्स हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव, और ये चेन रिएक्शन दिखाते हैं, एक तरह का चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स रहते हैं, एक चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। अब हम देखते हैं ये क्लोरीन किस तरह से ऑक्सीडेशन कर सकता है और ये चेन रिएक्शन कैसे करता है। उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन समझने के लिए सिंपल एग्जांपल यहाँ पे है। देखो, हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे। मीथेन में हाइड्रोजन निकलता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो होता क्या है, क्लोरीन सबसे पहले डिसोसिएट होता है, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप, यानी इनिशिएट हो गया, रेडिकल्स बन गए। उसके बाद में प्रोपगेशन, यानी आगे बढ़ता है ये रिएक्शन। तो क्लोराइड रेडिकल मीथेन के साथ में रिएक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ से, ये रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल आपस में HCl मॉलिक्यूल बना देते हैं और पीछे रह जाता है मिथाइल रेडिकल। ये मिथाइल रेडिकल फर्दर दूसरे क्लोरीन, नॉर्मल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये फिर से मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन रेडिकल बनेगा। ये क्लोरीन रेडिकल फिर से ये ऐसी रिएक्शंस करेगा, तो एक चेन जैसा बनेगा, यानी क्लोरीन बन रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, बन रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक चेन रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन चलती जाती है। लेकिन जब इनकी टर्मिनेशन का वक्त होता है, यानी ख़त्म होने का वक्त, इस रिएक्शन के ख़त्म होने का वक्त, तो तब क्या होता है, तब रेडिकल्स आपस में टकराते हैं। जैसे क्लोराइड रेडिकल या क्लोरीन रेडिकल और मिथाइल रेडिकल, ये आपस में रिएक्ट होके रेडिकल एक मिथाइल क्लोराइड, यानी इस रेडिकल का और इस रेडिकल, इस इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल रेडिकल प्लस मिथाइल रेडिकल ये इथाइल मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन अगर मिल भी गया तो ये Cl2 बनाएंगे, लेकिन ये Cl2 फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और फिर से ये रेडिकल्स बन जाएंगे। तो ये थी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स एटमॉस्फेयर में दिखाते हैं। इनमें ख़ास तौर पर ओजोन, ऑक्सीजन और NO3 रेडिकल जो है वो रिएक्शन दिखाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। तो ये सभी रिएक्शंस आई होप आपको समझ में आई होंगी, तो इनको पढ़ लेना और एग्ज़ाम में आप ये लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।